नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और तैयारी आपकी जो है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो अभी सीईटी वाला जो एक समर था, एक युद्ध था, वो थम चुका है। उसके रथ के पहिए जो है थम चुके हैं और अब आप लोग देखेंगे 2-4 दिन में कि फिर से एक शांति काल सा छाएगा और शांति काल में हम ही नजर आएंगे और आप नजर आएंगे। यानी कि जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेगा। तो अपना वो नहीं है सिर्फ कि हाँ एग्जाम आया तभी अपन दिखेंगे। अपन जो है निरंतर तैयारी करवाते हैं, विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहते हैं और जुड़े रहेंगे, ये विद्यार्थियों का विश्वास है। अच्छा, गुड इवनिंग, नमस्ते, आवाज आ रही है आप सभी को? अच्छा, अब जो है देखो रीट की क्लास तो आपके शाम 8 बजे आ ही रही है। अब आप लोगों के पशु परिचर की भी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होगी। कब कब कौन सी क्लास आएगी पशु परिचर के रिवीजन की, वो टेलीग्राम पे आप लोगों को बताया जाएगा। उसके अनुसार आप लोगों को देखते रहना है, ठीक है। अब ये समय आप लोगों को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है, अच्छी तरीके से निरंतर पढ़ना है। रीट जो है जनवरी में बताइए, आगे पीछे हो सकती है, मतलब जनवरी से पहले नहीं लेकिन आगे जा सकती है, लेकिन एक टारगेट लेके बढ़ो। ये चीज जो है इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। मैं निरंतर आप लोगों के लिए जितने भी गाइडेंस, जितने भी क्लासेस के वीडियो बनाता रहूंगा, आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। और अनावश्यक जो है चैट, अनावश्यक कमेंट, अनावश्यक चीजों में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है। जितनी आप लोगों के लिए जाननी चीजें आवश्यक होगी वो हम खुद बता देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जितना भटकोगे उतना जो है आप लोग अपने लक्ष्य से विचलित होगे, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप चौथी क्लास में हो, यानी कि आपने इससे पहले की 3 क्लासें देखी है, और यदि नहीं देखी है तो इससे पहले की 3 क्लासें देखनी जरूरी है, क्योंकि वो देखते हुए आओगे तभी इस क्लास का महत्व है। वो देखते हुए नहीं आओगे तो आपका सीक्वेंस टूटेगा, आपकी जो है लय नहीं बन पाएगी, आपकी क्रमबद्धता नहीं बन पाएगी। तो वहां से देखते हुए आओ। जो आप सीईटी से फ्री होके अब देख रहे हैं तो आज देख लो भले ये क्लास, लेकिन जो है कल वापस क्लास आती है शाम को, तब तक जो है आप लोग पहले की 3 क्लासेस देख चुके होंगे, ठीक है। तभी आप लोग जो है बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाओगे। मैं ना तो लाइव चैट में इतना ध्यान देने वाला हूं और ना आप लोगों को करनी है। क्लास पढ़ने के लिए जो है जुड़े हैं और क्लास पढ़ने के लिए ही अपने को बढ़ना है। बाकी आप लोगों को जो जानना है, जो आपको जानना चाहिए, वो सारी चीजें टेलीग्राम पे बता दी जाती है, ठीक है ना, बिना कुछ आप लोगों के आग्रह किए। बाकी उसके लिए, बाकी के लिए चाहे कितना ही आग्रह करो, जो आप लोगों के जानने लायक नहीं है, जो हमारे पास में बताने लायक नहीं है, तो वो नहीं बताई जाएगी, ठीक है। तो अब फोकस करते हैं इस पे। चलिए, अब देखो अपन ने इससे पहले पढ़ा कल की क्लास में कि वैदिक काल का टाइम पीरियड पढ़ा अपन ने, और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ठीक है। पहले ऋग्वैदिक काल, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में अपने बाकी के 3 वेदों की रचना हुई। चलिए, ये जानने से पहले थोड़ा सा अपन जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो अपन ने कल पढ़ा है। यानी कि वेद कितने हैं? वेद है 4, ठीक है। इन चारों वेदों को यदि साथ में शामिल किया जाए तो इसको कहा जाता है संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। वेदों को यूं कहा जाता है कि सीधा ही देवता से सुना गया है तो इसे कह दिया जाता है श्रुत, ठीक है। वेदों का अंतिम संकलन जो है, क्या? अंतिम संकलन जो है वो किया है वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने, ठीक है। अब टोटल वेद कितने हैं? 4 है। अब इसको याद कैसे रखना है, मैंने आप लोगों को बताया, ऋग यजु सा अथर्व या अर्थ कर देना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां ऋग यजु सा और अर्थ, इसी तरीके से याद करना है। यानी कि ये क्या है? ऋग्वेद, ठीक है। फिर ये सारे मैं कल पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। यजुर्वेद, ठीक है ना, सामवेद और अथर्ववेद, और क्या है? अथर्ववेद। फिर अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा उपवेद, कि इनके क्या है, ये तो वेद है, इसके फिर अपन को ध्यान रखना है कि इनके उपवेद भी है, ठीक है। और उपवेद की अपन ने जो ट्रिक पढ़ी वो क्या है? आधनुगंसी। क्या है? आधनुगंसी, ठीक है ना। ये अपन ने ट्रिक पढ़ी इसकी। फिर वापस देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यानी कि यहां पे लेना है आयुर्वेद, ठीक है। फिर धनुर्वेद, कंटिन्यू ही चलना है तो आप लोगों के बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। फिर गंधर्व वेद, और फिर उसके बाद में शिल्प वेद। क्या? शिल्प वेद। हो रहा है कल का रिवाइज? फिर खींच लो लाइन। फिर इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ। क्या पढ़ा? ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि कल कई सारे बच्चे जो है
उसमें लगे हुए थे अपने सीईटी के अंदर, तो फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। इसमें पढ़ा अपन ने एको, तेज, पंजे और गोशो। तो ये क्या है, फिर इसको अपन ने डिस्क्राइब किया। क्या किया कि यहां पे जो है इसके ऐत्रे और कोशिकी, ठीक है। फिर तैत्रे और शतपथ, ठीक है। फिर यहां पे पंचविश और जैमिनी, ठीक है। और यहां पे गोपत और सोनक, क्या, गोपत और सोनक। तो देखो मैंने यहां पे सीधे सीधे सारे जो है पूरी तरीके से लिख दिए, यानी कि आप लोगों को भी इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। हाँ, आप लोगों को भी ऐसे ही याद रखना है। इसके बाद में एक और चीज पढ़ी थी जो इनके पुरोहित है, वो उसकी क्या ट्रिक थी, उसकी थी होते औ ब्रह्म, होते औ और ब्रह्म। यानी देखो होत्री है ना, अदौर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये भी कंटिन्यू चारों लेने, यानी कि आपको चार वेद, चारों के उपवेद, चारों के जो है आप लोगों को ब्राह्मण ग्रंथ और चारों के ही पुरोहित याद है, यानी वो सारणी पूरी कंठस्थ है गे, हो गई है कि नहीं, है ना। ये चीज इस तरीके से तो याद होगी, और कैसे याद होगी बताओ। तो ये हो गया अपने एक तरीके से रैपिड रिवीजन, ठीक है। अब अपन ने इसमें और क्या पढ़ा कि ये जो है आर्यों के आने से ये चीज हुई, ठीक है। अब इसी चीज पे आते हैं अपन वापस, ठीक है। हाँ टाबरों, पढ़ने माते फोकस करना है आप, क्योंकि अब ये है इंडियन हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री जो है नॉर्मली आप लोगों को क्रमबद्ध क्लासे मिलने वाली नहीं है, वो भी इस तरीके से। और यहाँ डाउट वाली चीज तो मन में रखना ही मत, आपने चाहे 4 जगह अलग अलग पढ़ी हो, लेकिन यहाँ पे 7 जगह पढ़ के जो कंठस्थ है ना और कंफर्म है, वही चीज लाई जाएगी। मैं खुद हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूं, तो उसकी चिंता मत करो, मेरे पास में हिस्ट्री के सारे ऑथेंटिक सोर्सेज है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दी है चीज, यानी जानकारी, वो बिल्कुल ही ओके। इसके बाद भी डाउट रहे तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अपने स्तर पे शोध करो, ठीक है, तभी आप संतुष्ट हो पाओगे। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा, आर्य, ठीक है। आर्य का शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा, लिख के ले लो चाहे आप मुझसे, कि ये पूछा जाएगा आप लोगों से प्रश्न। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। के सर इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो, एग्जाम पेपर जब देखते हैं बच्चे तो उन्हें पूछ लेना कि उन्हें पता है कि ये कैसे जो है कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्य का मतलब श्रेष्ठ, और इसका उल्लेख जो ऋग्वेद में वो 33 बार है। ऋग्वेद में कितनी बार है, 33 बार। तो आपके आर्यों के आगमन से वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई, और आर्यों के आगमन के अलग अलग स्रोत पूछे जाते हैं कि किसके अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे, यहाँ आए तो कहां से आए, और अलग अलग स्रोत से। यहां से मैं कह रहा हूं एक भी प्रश्न बना तो अपने गलत होने वाला नहीं है, और अपन उस तरीके से पढ़ रहे हैं जो अपन जो है एग्जाम से थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी एग्जामिनर से एक कदम आगे चल रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो क्या है, मध्य एशिया जो है कि ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, वहां से आए, और ये कहा है मैक्स मुलर ने। और यहां पे आप इसको कह सकते हो ये सर्वमान्य मत रहा है। क्या कह सकते हो, ये सर्वमान्य रहा, यानी कि सर्वाधिक जो है इसके पक्ष में रहे हैं कि मैक्स मुलर भाई जी ने जो कहा है ना वह चीज है, यानी कि मैक्सिमम मध्य एशिया से आए। ऐसे याद रख लेना कि मैक्सिमम जो है मध्य एशिया से आए, आपको याद हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव, अपना उत्तरी ध्रुव क्या है, सिर। सिर में क्या होते हैं, बाल। अपने शरीर का उत्तरी ध्रुव क्या है, उत्तर दिशा में क्या है अपने शरीर में, उत्तर में क्या है, सिर है। सिर में होते हैं बाल। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि उत्तरी ध्रुव में ये रहने वाले थे। सप्त सैंधव प्रदेश जो सिंधु के आसपास का क्षेत्र है, कौन सा है, सिंधु के आसपास। जितना आप मतलब कॉन्सेंट्रेट होके मुझे सुन लोगे ना, जितना आप कंसंट्रेट होके पढ़ लोगे ना, मैं कह रहा हूं क्लास को वापस देखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को चीजें हाथों हाथ याद होगी, ठीक है। इसके बाद में करना प्रैक्टिस, आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सप्त सैंधव प्रदेश यानी सिंधु के आसपास का क्षेत्र है। देखो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो तो रहे सप्त सैंधव प्रदेश के पास, जैसे ही उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो वो जो है बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं ब्रह्मर्षि देश की तरफ, यानी ब्रह्मर्षि देश में आएगी गंगा और जमुना नदी और उसके आसपास का क्षेत्र। और सप्त सैंधव का तो सिंधु और सिंधु के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ सप्त सैंधव का मतलब है 7 भाई है, समझ लो 7 भाई है, यानी कि उनका कोई विनाश नहीं कर सकता, वो अविनाशी हो गए एक तरीके से। तो अविनाश चंद्र ने क्या कहा है कि सप्त सैंधव प्रदेश के भाई जी ये रहने वाले थे। दक्षिणी रूस जो कहा है वो गार्डन और
चाइल्ड ने कहा है। तो ऐसे समझना कि अब देखो रूस और यूक्रेन के अंदर युद्ध होता है, यानी स्थिति आ जाती है दंगे की। तो दंगा कहां होगा? रूस में होगा। दंगा कहां? रूस में होगा। तो दक्षिणी रूस। अब दंगा याद रखोगे ना, तो दक्षिणी और यहां से गा से गार्डन चाइल्ड और दक्षिणी रूस की नहर में दंगा होगा, इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। अब देखो आप लोग बिजनेस तो करते नहीं हो, लेकिन जिसकी बिजनेस फर्म होती है, जैसे हमारी भी है, जीएसटी जो भी भरते हैं उनकी बिजनेस फर्म होती है, और एम्प्लॉइज को जब सैलरी दी जाती है तो उसमें कटता है टीडीएस। क्या करता है? टीडीएस, ठीक है। अब आप लोग जो मान लो 10 सीरीज का भी पेमेंट करते हो, तो हमारे जो है आप 50 रुपए भी 10 सीरीज का पेमेंट करते हो, उसमें से हमारे जो है जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स वगैरह यूं है। अब ये वो सेवा है ना जो मतलब आप मान नहीं सकते, तो इसमें भी जो है हम मतलब पूरी शिद्दत से काम करके आप लोगों को देते हैं। आप लोगों को इसकी अहमियत तब पता चलेगी जब आप इसके दम पे जो है पढ़ाई करके अन्य लोगों से अपने आप को आगे पाओगे, और 100% आगे पाओगे। ये चिंता छोड़ देना कि आपको कोई पछाड़ सकता है, आपको पीछे तो नहीं रहने दूंगा मैं। इस बात को तो आप गांठ बांध के मान के देख लो, और लगे हैं, सिलेक्शन हुए हैं, तो वो चिंता छोड़ो। वो समय गया जब अपने आप को साबित करना पड़ता था कि जीजीडी प्लेटफॉर्म वाले यहां सर को भी जो है साबित करना पड़ता था कि भैया हमने ये किया। अब वो समय गया, अब तो सर्व सिद्ध हो गया है। तो टीडीएस में क्या ध्यान रखोगे कि तिब्बत से किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने। अब ये देखो ब्रह्मर्षि देश। अब ब्रह्मर्षि देश के अंदर ही मैंने आप लोगों को क्या बताया कि गंगा और जमुना, क्या गंगा और जमुना नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वो ब्रह्मर्षि देश कहलाता था। गंगानाथ जा, तो वैसे ही याद हो जाएगा। अब एक तो आप है ना डायरेक्ट याद करते, सीधी सी बात है। एक टीचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि वो चीज समझा देगा आप लोगों को, वो चीज याद करवा दे, तो और भी पौ बारे 25 है, ठीक है। तो यहां पे जो है ये चीजें एक तो पढ़ते, एक ये चीजें हो गई याद, ठीक है। अब आप लोगों को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो मध्य भारत में राज बलि पांडे, यानी मध्य भारत में राज किसका है? बलि पांडे का है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। मध्य भारत के अंदर राज है बलि पांडे का। कश्मीर तो के, तो यहां से कश्मीर जो है एडी कल्ल साहब है, इन्होंने कहा है। देविका प्रदेश तो दी, ठीक है। तो देविका प्रदेश का डी और डीएस त्रिवेदी, चलो कोई दिक्कत नहीं। जर्मनी में फेंका तो हर्ट हो गए, यानी कि चोट लगी। जर्मनी में फेंका तो प्रियंका याद रखना, क्या याद रखना? प्रियंका। जर्मनी में प्रियंका याद करो, तो फिर यहाँ पे क्या है? हर्ट हो गए, चोट लग गई। हंगरी डैन्यूब नदी, और यहां पे जो है गाइल्स ने कहा है कि हंगरी डैन्यूब नदी घाटी क्षेत्र जो है हंगरी के अंदर ही पड़ता है, और यहां वाले क्षेत्र को गाइल्स ने कहा है कि यहां के रहने वाले थे। भारत में तो भाई भगवान ही मालिक है, तो भगवान दास गिडवानी ने कहा है कि नहीं, ये तो भारत के ही निवासी थे। इस तरीके से आप लोगों को ये सारे आर्यों के आगमन से संबंधित मत जो है याद कर लेने। अब भैया आप लोगों के पास अब ये नोट्स के रूप में भी आ जाएगा, और आप लोगों को जो है ये चीजें याद भी हो जाएगी, ठीक है। याद तो है ही है, ले लो चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहो, ठीक है। हाँ, तो यहां पे ये क्या चीज है? आर्यों के आगमन से संबंधित विभिन्न मत है कि आर्य आए कहां से, आर्य कहां के रहने वाले थे। आर्यों के आने के बाद में वैदिक संस्कृति अस्तित्व में आई। तो ये है सिर्फ आप लोगों को मत याद करने की ये मत है। एग्जाम में सवाल कहां से पूछते हैं कि फलाना मत किसने दिया, क्या आर्य जो है उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे, ये किसने कहा? तो उत्तरी ध्रुव आप लोगों को याद आएगा, सर ने बताया अपने शरीर का उत्तरी ध्रुव जो है वो ये सिर है, सिर पे होते हैं बाल, तो बाल गंगाधर तिलक। पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, शुरू से क्लास देख रहे होते तो ये सवाल पूछते नहीं, क्योंकि सारी चीजें बता रखी है, ठीक है। हाँ चलिए, ये चीज मैंने रिवाइज आप लोगों को करवाई दी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब अपन पढ़ते हैं एक एक वेद पूरा। तो आप वेद पढ़ोगे तो आप लोग पंडित बनने वाले हो, आप लोग जो है खुद पंडित बनने वाले हो। मोहिनी जी कह रहे साफ नहीं दिखाई दे रहा। बेटा या तो चश्मे लगवाओ, या चश्मे है तो साफ कर दो, क्योंकि साफ नहीं दिखे जैसी कोई समस्या नहीं है, बाकी सबके जो है साफ दिख रहा है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि हमारे आंखों के आगे धूल आई हुई होती है, या हमारे नेटवर्क में समस्या होती है, तो हम जो है सीधा सर है वाली खेजड़ी होरो चढ़ी से आने के दा साफ नहीं दिखे, सर की कर नहीं सके। मैं चश्मा थार बिल्कुल नहीं कटाऊं तो यह थार गला ही कटाए, और इनके बाद में जो है या तो अपने चश्मा साफ करो, या चश्मा कल जाके चेक करवा देना अपनी आंखें, ठीक है, नजर कमजोर हो सकती है। अब आते हैं अपन एक एक वेद पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? ऋग्वेद। हाँ, पढ़ने में ध्यान दोगे तो सब साफ दिखेगा, नहीं तो फिर कई तरह की चीजें जो है याद आएगी। अब देखो सबसे पहले ध्यान दो
कि ऋग्वेद जो है वो ऋग से बना है, और ऋग का मतलब होता है छंदों और चरणों में व्यवस्थित। ठीक है, व्यवस्थित, इससे जो है ऋग्वेद बना है, यानी कि छंद और चरण है। ये कैसा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये कैसा है? सबसे प्राचीन ये ग्रंथ है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसके अंदर कुल मंडल पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर 10 मंडल है। अब इन मंडलों से इतने सवाल बनते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल इसमें बनते हैं मंडलों से, और जैसे जैसे जो बनते हैं ना, सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये एसएसटी है भाई, ये सामाजिक अध्ययन है, इसमें थोड़ी सी मतलब नजर हटी, दुर्घटना घटी, सीधी सी बात है। ठीक है, और यहां से चीजें याद हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों को पेड कोर्स में तो ये याद बिल्कुल नहीं करवाया जाएगा। क्यों नहीं करवाया जाएगा? क्योंकि वहां पे जो है आ गए भाई, पिंजरे में जो आ गए पंछी, उन्हीं को तो बताना है कि ये चीजें। यहाँ पे क्या है, आजाद पंछी कोई भी विचरण करते हुए आए तो सभी को जो है बढ़िया लगना चाहिए, तो वह चीज है। ठीक है, तो यहाँ अब देखो ध्यान देना बराबर, कुल मंडल कितने हैं? 10 है। कुल सूक्त कितने हैं? सूक्त का मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि ये तो मंडल यानी कि हो गए, इसके भाग हो गए। ठीक है, और इन भागों के भी जो है फिर बहुत सारे जो है यूं कह सकते हैं सब डिवीजन हो रखे हैं, उपभाग, उसको कह दिया सूक्त। क्योंकि इसको मतलब एक तरीके से मंत्र तो नहीं कह सकते, क्योंकि मंत्रों की संख्या अलग है। ये हो गए सूक्त। सूक्त है 1028। इसमें भी अब देखो एक चीज और, सूक्त के अंदर यदि ये पूछेंगे आप लोगों को कि बताओ सूक्त के अंदर जो है बाल खिल्य सूक्त कितने हैं, क्या कहते हैं, बाल खिल्य सूक्त कितने हैं, तो वो है 11। अब मैं बताने को तो सिर्फ ये बता सकता था कि बाल खिल्य है 11, ध्यान में रखने। अब आप लोगों को बता दूं कि बाल खिल्य सूक्त में होता क्या है, ये भी बता दूं। बाल खिल्य क्या है? हस्तलिखित है। कैसे है? हस्तलिखित, अलग से मतलब हस्तलिखित प्रतियां हैं, ये हस्तलिखित प्रतियां, ये ध्यान रखना, ये समझने वाली चीज है, पूछी नहीं जाती, लेकिन ये आपके संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है। क्या है ये? हस्तलिखित प्रतियां हैं जो परिशिष्ट के रूप में जुड़ी है। क्या है? परिशिष्ट के रूप में जुड़ी है। परिशिष्ट मतलब अलग से किसी किताब में कोई पन्ने लगाए जाते हैं ना, वो होते हैं परिशिष्ट। तो ये 11 बाल खिल्य सूक्त है, ये अलग से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आओ कि मंत्र कितने हैं? 10,600। मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए इसमें, जितने सोर्सेज पढ़ोगे ना उतने कंफ्यूज हो गए। सर फलानी जगह ये दे रखा है, ढिकनी जगह ये है। और ये जो है ना, वो इतिहास की स्पेशल जो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज व्याख्याता में किताबें चलती है, वहां से लिए गए सोर्स है, तो वहां पे आप लोगों को चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है अपने, 10,600 इसके अंदर क्या है? मंत्र है। अब आगे बढ़ो कि 10,600 मंत्र है। सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? तो 2 से 7 जो है वो सबसे प्राचीन है। मजे की बात देखो, पहला मंडल और 10वां मंडल ये सबसे नए हैं, यानी कि सबसे बाद में जोड़े गए हैं। ये ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़े गए हैं। 2 से 7 तक जो है ना, कि 2-7 हमारा, क्योंकि हम तो प्राचीन समय से जुड़े हुए हैं, तो 2-7 हमारा, ये ध्यान रखना। तो 2 से 7 जो है वो प्राचीन मंडल है, और पहला और 10वां जो है वो नवीनतम मंडल है, यानी सबसे बाद में जोड़े गए हैं। सर्वाधिक सूक्त आप लोगों को पूछे तो 10वें मंडल में। अब जब 10वें मंडल में सूक्त सर्वाधिक है, तो ये भी ध्यान रखो कि ये 10वां जो है ना मंडल, ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मंडल भी कौन सा है? 10वां है। ठीक है, फिर सबसे बड़ा ध्यान में रखा है, तो सबसे छोटा भी बता दूं। सबसे छोटा जो मंडल है वो दूसरा है। सबसे छोटा जो है वो दूसरा मंडल है। सबसे छोटा कौन सा है? दूसरा है। सबसे बड़ा कौन सा है अपने? अब देखो ये आ गए भाई साहब, सर ऋग्वेद में मंत्र तो 10,462 है, इसीलिए मैंने पहले कहा है कि टाबर, ऐसे लोगों को टाबर ही कहते। टाबर 10,600 जो है ना, वो हिस्ट्री की ऑथेंटिक किताबों से लिए हुए, इसलिए मैं यहाँ पे जो चीज बता रहा हूं उसके बाद तर्क दूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ बताई हुई जो चीज है ना, वो वैसे ही ऑलरेडी जो है बहुत ठोक बजा के लाई हुई है। तो जहां से पढ़ा है, जैसे पढ़ा है उसके अनुसार संशोधित कर दो, नहीं तो फिर 17 जगह पूछते फिरोगे, बाद में इसका कोई इलाज नहीं है। सर्वाधिक सूक्त किसमें है? 10वें मंडल में। सबसे बड़ा कौन सा है? यही है। और सबसे छोटा कौन सा है? दूसरा मंडल सबसे छोटा है। आगे बात समझ? ठीक है, यहां से ये चीजें क्लियर है। बाल खिल्य में कितने? 11 है। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता, यानी कि आप लोगों को 9वां और 10वें के रचयिता नहीं पढ़ने को मिलेंगे, अपने को ध्यान में रखना है दूसरे से 8वें तक। ठीक है, और पहले का क्यों पढ़ने को नहीं मिलेगा?
कि पहले का तो है कि संकलन वेदव्यास जी ने किया तो वेदव्यास जी को ही मान लिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो अब जो है यहाँ पे पहला मंडल यानी इसके रचयिता कौन है, इसके है अंगिरा ऋषि। कौन है, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता, रीट वालों को तो कोई नहीं पढ़ाता। क्या यार इतना कौन पढ़ाएगा, अपने कोर्स पूरा करना है फटाफट 3 महीने के अंदर, 2 तो कम से कम कोर्स लेंगे तब तो जाके जो है पटरी पे गाड़ी आएगी। इतने समय से रीट आई है तो इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। अपने यहाँ सिर्फ एक बैच और वही सब पे भारी। तो यहाँ पे देखो ये अंगिरा ऋषि ध्यान में रखना है। दूसरे मंडल के जो है वो ग्रैत सम्मत है, क्या ध्यान रखोगे, ग्रैत सम्मत, ठीक है। तीसरे मंडल के जो है वो विश्वामित्र है, तीसरे मंडल के विश्वामित्र, गायत्री मंत्र और सवित्र सूक्त जो है वो इसी के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो चौथे मंडल के जो है वो वामदेव है, कौन है, वामदेव है। पांचवें मंडल के अत्रि है, ठीक है। छठे मंडल के भारद्वाज है, छठे के भारद्वाज है। और सातवें मंडल के जो है गुरु वशिष्ठ है, कौन है, गुरु वशिष्ठ है। और आठवें मंडल के जो है वो कण्व ऋषि है, कौन है, कण्व ऋषि। सबके आगे आप ऋषि लगा सकते हो, इनको ऋषि ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें भी ध्यान में रख लेनी है। क्या गुरु जी याद हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा, मुझे याद है तो आप लोगों को भी हो जाएगा, क्योंकि मैं ठहरा मंदबुद्धि बालक, आप सभी कुशाग्र बुद्धि के हो, आप सभी शातिर, ठीक है। दिमाग चलता है आपका बिल्कुल तलवार की तरह, तो आप सब तो बिल्कुल आराम से याद कर लोगे। जब मेरे जैसे मतलब एक औसत विद्यार्थी को याद है तो आप लोग तो सारा आसानी से याद कर लोगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। टाबरो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, बुक वगैरह की सब कुछ मैं बता रखा हूं, जब पहले की 3 क्लास देख लोगे तो उसमें पता चल जाएगा। और परिचय के अंदर भी बताया, बार बार एक ही चीज पे चर्चा नहीं होगी, कोर्स बहुत बड़ा है, पूरा भी करना है, तो सिर्फ एक ही चीज पे चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि मुझे फोकस रहना बहुत जरूरी है। और मैं जितना फोकस रहूंगा, मुझे पता है कि राजस्थान के तकरीबन बच्चे यहीं से रीट पात्रता क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे फोकस रहना है, आप लोगों को बाकी सारी चीजें यूट्यूब बता रखी है, ढूंढ लो जो चीज देखनी है, ठीक है। बार बार एक ही चीज मत पूछा करो। ऋग्वेद का पहला मंडल जो है अंगिरा ऋषि को समर्पित है, ठीक है। ये भी किसको है, अंगिरा ऋषि। दूसरा भी क्या पढ़ा अपन ने, ये देखो, ये पहला जो है, हाँ पहला जो है अंगिरा ऋषि को समर्पित है, ठीक है। और यदि पूछते ना आप लोगों को ओवरऑल, तो फिर उसमें मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जो है आप लोगों को वेदव्यास जी ध्यान रखना है। तो पहला मंडल जो है अंगिरा ऋषि को समर्पित। दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति, ये पूछा जाता है कि इंद्र की पूजा का उल्लेख कहां है, दूसरे मंडल के अंदर। तीसरे मंडल में विष्णु और अग्नि, ये अग्नि स्पेशल पूछा जाता है तीसरे के अंदर। चौथे मंडल के अंदर कृषि का उल्लेख मिलता है। और देखो पूषण भी यहाँ पे देखो, पूषण जो है ना, ऋग्वेद काल में पूषण का उल्लेख अलग मिलेगा और उत्तर वैदिक काल में पूषण का उल्लेख अलग मिलेगा, ठीक है ना। ऋग्वेद काल के अंदर अलग मिलता है और उत्तर वैदिक में अलग मिलता है। यदि ऋग्वेद काल में देखो आप, ऋग्वेद काल में जो पूषण है वो पशुओं के देवता बताए हैं, इनको क्या कहा है, पशुओं के देवता, ठीक है। और यही चीज जो है उत्तर वैदिक काल में आप चले जाओगे तो इन्हें कहा गया है शूद्रों के देवता। क्या कहा है, शूद्रों के देवता, ठीक है ना। तो क्या कहा है, शूद्रों के देवता कहा गया। तो इसलिए ये चीज भी ध्यान रखना, पूषण की स्तुति और वरुण का उल्लेख जो है वो 7वें मंडल के अंदर मिलता है। ये 7वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7वां, तीसरा, 10वां, ये मंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे सोम देवता का, कि सोम का उल्लेख जो है वो 9वें मंडल के अंदर है। तो देखो इसमें क्या क्या ध्यान रखना, पहला अंगिरा ऋषि, दूसरे के अंदर इंद्र की स्तुति है, तीसरे के अंदर विष्णु और अग्नि, चौथे में कृषि, 9वें में सोम, पूषण और वरुण 7वें के अंदर। बस इतना याद रख लो, बीच में बाकी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। एग्जामिनर प्रश्न यहीं से बनाता है, एग्जामिनर प्रश्न यहीं से बनाता है, ठीक है। आओ आगे, अब चलते हैं, एक बढ़िया आप लोगों को युद्ध बताता हूं, 10 राज्य युद्ध। राज्य का मतलब क्या है, राजा, है ना। 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ। अब युद्ध होने का कारण क्या है, कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुंचेगी, फिर वो जो है चुगली करेगा या उंगली करेगा, तब जाके जो है युद्ध होगा कि नहीं।
बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक जितने वीडियो है यूट्यूब पर उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में हमेशा जो है टेलीग्राम का लिंक होता ही है। तो टाबर थोड़ा मतलब बुद्धिमान बनो। मैं समझता हूं कि तुम मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन तुम बार बार जो है अपना परिचय बीच बीच में देते हो, तो थोड़े सी जो है बुद्धिमान बनो। और लड़कियां हैं तो बुद्धिमती बनो, ठीक है। तो 10 राज्य युद्ध क्या है? 7वें मंडल में देखो प्रश्न जो भी बनते हैं वो यहां से बनते हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूं आप लोगों को कि 10 राज्य युद्ध हुआ क्यों। ठीक है, चलो कंसेप्ट समझाते हैं। क्या है 10 राज्य युद्ध? अब ये जो है आप ये कर लीजिए कि सुदास वर्सेस 10 राजा, ठीक है, 10 राजाओं के मध्य। इसमें 5 तो आर्य कबीले हुआ करते थे, 5 आर्य कबीले और 5 जो है अनार्य कबीले। अनार्य कबीले उल्लेख किसमें है? 7वें मंडल में। युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ? रावी या इसको का लिखा मिलेगा परुष्णी नदी या परुष्णी नदी के किनारे। प्रश्न यही बनते हैं कि किनारे युद्ध हुआ। अब ये जो सुदास है, सुदास के पास में जो है पहले जो थे विश्वामित्र पुरोहित थे। कौन थे? विश्वामित्र थे लिखा है, थे पे ध्यान देना, विश्वामित्र थे। अब जो है विश्वामित्र को जो है धर्मशास्त्र के अंदर पराजित कर दिया किसने? गुरु वशिष्ठ ने। यानी कि सुदास ने जो है विश्वामित्र की जगह किसे दे दी? वशिष्ठ को दे दी। फिर सुदास ने जो है वशिष्ठ को क्या बना दिया? वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। युद्ध का कारण यही था, पुरोहित बना दिया। अब यहां पे पुरोहित बनाने से फिर जो है विश्वामित्र को पहुंची ठेस। विश्वामित्र जी चले गए कहां? अपने यहां 10 राजाओं के बीच, इनको जो है तैयार किया और इनको पिटा दिया इनसे। तो ये हुआ 10 राज्य युद्ध, जो रावी या परुष्णी नदी के किनारे होता है। और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो बहुत अच्छा प्रश्न है। टावरों यहां पढ़ लिया नहीं तो नियाल हो जाओ थे, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन वापस इधर, देखो अब आते हैं यहां कि क्या है 7वें मंडल के अंदर हुआ है रावी नदी के किनारे, या फिर क्या लिखा मिलेगा? परुष्णी नदी। क्या लिखा मिलेगा? परुष्णी। देखो भरत वंश के सुदास और 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ। वशिष्ठ ने किसका साथ दिया? सुदास का साथ दिया, क्योंकि वशिष्ठ बाद में सुदास के पास आ गए थे। विश्वामित्र यहां थे, वो चले गए थे उस तरफ। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का साथ दिया, और 10 राजा में कौन थे? 5 आर्य 5 अनार्य। यदि डिटेल में गया एग्जामिनर, क्या भाई मैं तो डीप जाके पूछूंगा, तो आप लोगों को 5 आर्य राजा पूछ सकता है, आर्यतर यानी कि अनार्य राजा नहीं पूछेगा, ठीक है। अनार्य राजा नहीं पूछेगा, कॉलेज व्याख्याता में भी नहीं पूछता, तो बाकी बात छोड़ो, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पे 5 आर्य राजा कौन से हैं? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रह्यु। ये क्या है पता है? ये कबीले हैं। ये क्या है? कबीले। अब इतो तो थे समझता हो कि कबीला कहीं में, ठीक है। यहां मत पूछ लियो गुरुजी कबीले क्या होता है, ठीक है, नहीं फिर मुर्गा बना दूंगा मैं। इतना पूछोगे फिर बाद में जो है ठीक नहीं रहेगा। तो 5 आर्य राजा पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रह्यु, ये कबीले हुआ करते थे, इनके राजा थे। कालांतर के अंदर, अब ये 10 राज्य युद्ध से अलग है थोड़ा सा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कालांतर में 2 कबीले मिलकर 2 बड़े कबीलों में तब्दील हो गए, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भरत और पुरु मिलकर कुरु में बदले, क्योंकि बाद में अपन पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र क्षेत्र, ठीक है, वो चीज यहां से आती। तुर्वस और कृवि मिलके पांचाल में बदले। अब याद कैसे करोगे? तो देखो भरत से तो ले लेना भारत, ऐसे याद रखना, और पुरु से ले लेना पाक, और दोनों के बीच में युद्ध कौन सा हुआ? कारगिल का। दोनों के बीच में युद्ध कौन सा हुआ? कारगिल का। तो भरत और पुरु और कुरु, इससे क्या ले लोगे? कुरु। तो कुरु बना है बाद में। तो गुरु जी इसको याद कैसे करेंगे? तो यहां से देखो, आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कटप्पा। अपन लिखते हैं यहाँ पे कतप्पा, ठीक है। क से कृवि, त से तुर्वस और पा से पांचाल। तो इस तरीके से ये भी याद हो जाएगा, इस तरीके से ये भी याद हो जाएगा। ये इसलिए यहां याद करवा रहा हूं आपको इस तरीके से, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ोगे भूल जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप भूलो और भूलने के कारण आप सवाल गलत करके आओ। सीधी सी बात, डायरेक्ट याद करना है। बहुत अच्छा लग रहा है कि चैट बॉक्स थमा हुआ है, यानी कि आपका पूरा ध्यान जो है ना पढ़ने पर है,
और मेरा पढ़ाने पर है। ऐसी ही रोज क्लास चलनी चाहिए और कोशिश करो कि 8 बजते ही आप लोगों को जुड़ना है तो जुड़ना है, ना तो मैं समय व्यर्थ करूंगा ना आप लोगों को करना है, ठीक है। और जो टेलीग्राम से नए जुड़े हो जुड़ जाना, क्योंकि इसमें फिर आप लोगों की ही जो है नुकसान होने वाला है। अब ले लो स्क्रीनशॉट। पहली बार, दूसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार, कितनी भी बार तैयारी कर रहे होंगे ना, ये इनफ है। इसके आगे दोहरे बस, इसके बाद तो मतलब जाना ही नहीं है सवाल। ये बता दिया आप लोगों को। क्लास, टेस्ट सीरीज प्लस आने वाली वन लाइनर, ये आप लोगों का आधार बनेगी। इसके अलावा आप लोगों को शायद मेरे अनुसार कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बाहर जाता है प्रश्न, सबके बाहर जाएगा, अपने को कोई नुकसान नहीं है। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। आते हैं आगे। अब अपने आते हैं ऋग्वेद का लगभग अपने सार निचोड़ जो है देख लिया, ठीक है। अब देखो सीईटी का जो है दौर थम चुका है, लेकिन 1500 बच्चे अभी भी लाइव पढ़ रहे हैं और ये शांति काल वाला टाइम है बेटा। लेकिन मैं उस समय भी था युद्ध काल में, मैं इस समय भी हूं शांति काल में। मैं वो नहीं हूं कि मौका देखकर बस जो है चौका मारना है। नहीं बेटा, आप लोगों को यहां से लेकर जाना है सिलेक्शन तक, क्योंकि आप लोग दुआ दो ना दो, आपके माँ बाप की दुआएं मुझे मिलेगी और मैं उसके लिए कार्य करता हूं। मैं पैसों के लिए नहीं, मैं दुआओं के लिए ही कार्य करता हूं, ठीक है। तो पैसे तो देने वाला ईश्वर देता है, तब ये सेवाएं चलती है। पढ़ो यजुर्वेद। अब इनके उपवेद वगैरह मैं सब पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे बार बार उस चीज को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये है आप लोगों के गद्य पद्य शैली में। गद्य पद्य नहीं आया तो क्या आएगा? चंपू शैली। इसको क्या बोला जाता है? चंपू शैली बोला जाता है। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति है, वो भी आगे पढ़ेंगे अपन गुप्त काल में, वो भी चंपू शैली के अंदर लिखी हुई है। तो ये गद्य पद्य शैली जो है ना बेटा, चंपू शैली इसको कहा जाता है, ठीक है। ये कर्मकांड प्रधान वेद है। इसके अंदर क्या है? कर्मकांड के ज्यादा जिक्र है। मंत्रों की संख्या इसमें 1990 आप लोगों को अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलेगी, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन 1990 आपको ध्यान रखनी है। यजुर्वेद के भाग कितने? 2। आप लोगों के लेवल का प्रश्न यहां तक ही है कि आप लोगों के लेवल का प्रश्न रेट का क्या है, यहां तक है कि 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यह है आप लोगों का लेवल। फिर प्रो लेवल का सवाल है, यजुर्वेद की शाखाएं कितनी है? 5, ठीक है। प्रो प्लस लेवल के अंदर आपको ध्यान रखना 5 कौन कौन सी? काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्रेय, वासनई। और ये वाली तो मैं कहता हूं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले भी इतनी ये शाखाएं याद करके बहुत कम जाते हैं। तो आप लोग इतना ध्यान रख लो ना कि इसकी शाखाएं 5 है, तो भी आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक है। लेकिन भाग 2 है शुक्ल और कृष्ण, ये याद जरूर रख लेना, ठीक है। यहां तक आप लोगों का लेवल है रीट का, और यहां पे फिर आ जाता है प्रो और प्रो प्लस लेवल, ठीक है। पूरा बता रहा हूं कि इस तरीके से आप लोगों को चलना है। आओ आगे सामवेद में। यदि संगीत का कहीं से प्रारंभ होता है भारतवर्ष के अंदर, तो वो सामवेद से। संगीत पे लिखा हुआ सबसे प्राचीन ग्रंथ या सबसे पुरानी पुस्तक यदि कोई मानी जाती है तो वो सामवेद है, ठीक है। वो सामवेद है, ठीक है ना। यदि आप लोगों को पूछे कि वैदिक काल में सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा था, तो वो वीणा था। लिख लो, प्रमुख वाद्य यंत्र इस समय रहा वीणा, ठीक है। चलिए, ये गेयता लिए हुए हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है? गीत है, संगीत है। क्या संगीत पर आधारित सबसे पुराने पुस्तक कह सकते हो, संगीत पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ कह सकते हो। सामवेद के सूक्त जो है ना, वो 75 ही है। मूल इसके जो है ना, ये मूल कह सकते हो, मूल 75 ही है। बाकी के सारे ऋग्वेद से लिए गए, ऋग्वेद से कॉपी पेस्ट किए हैं यहाँ, ठीक है। बाकी इसके मूल जो लिखे हुए हैं वो 75 ही है। कुल मंत्र कितने? 1880। और इसके प्रथम दृष्टा यदि पूछो तो वेद व्यास के शिष्य जैमिनी। प्रथम दृष्टा कौन है? वेद व्यास के शिष्य जैमिनी है। अभी आप लोगों को पता है, आप लोगों के जीजीडी फैक्ट भी इनके बेस ही चल रहे हैं सारे, यानी एसएसटी बेस ही चल रहे हैं। जब जो एग्जाम जैसे चल रहा होता है हम उसके अनुसार देते ताकि विद्यार्थियों को पूरा सपोर्ट मिले। तो अभी आप लोग जो है हर फैक्ट को तुरंत ही याद करेंगे, तुरंत याद करना है, क्लास को मिस नहीं करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर देखनी है, ताकि आप लोगों का वो जो है रूटीन बना रहे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आप लोगों के दिन में जो है 45 से 50 मिनट ही लेने वाला हूं क्लास के अंदर एसएसटी, लेकिन एसएसटी वाली चिंता आप लोगों को फिर करनी नहीं है, इतनी चीज याद हो जाएगी क्योंकि बैच का नाम है ना अपना संभव बैच है, इसलिए चिंता तो आप लोगों को बिल्कुल करनी ही नहीं है। चले आगे, चलो अथर्ववेद देखो। अब देखो, ये अथर्ववेद पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं वेद त्रय।
ये पूछा जाएगा कि वेद त्रय, आप लोगों के लायक जो सवाल है ना वो यही है कि वेद त्रय के अंदर शामिल कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये रचना एक अलग तरीके से, अथर्ववेद बिल्कुल अलग है। क्यों? अथर्ववेद में क्या लौकिक जीवन है ना, जादू टोना वशीकरण है, सब काली विद्या करनी है ना, रूप 14 दिन ज्यादा हुआ क्या, इन मूठ फेंकनी है, इन वो करनो है, काली विद्या वगैरह है, सब है, टोना जादू तांत्रिक विद्या वगैरह वो सब इसके अंदर अथर्ववेद में। तो इसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया कि ये तो काले जादू वाला ग्रंथ है, तो इसलिए इसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया। वेद त्रय यानी 3 ग्रंथ है इसके अंदर, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है वेद त्रय में शामिल नहीं है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद और पुरोहित वेद के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत कम लोग बताएंगे इसको। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद और पुरोहित वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब इस पे ये सबसे अंत में रचित है। रचना इसकी किसने की? अथर्व ऋषि ने। इसीलिए इसका नाम जो है, अन्य नाम अथर्वांगी रस भी है। अथर्वांगी रस कर देना, अथर्वांगी रास नहीं रस, इसलिए इसे अथर्वांगी रस भी कहा जाता है। अथर्व ऋषि ने रचना की, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अथर्वांगी रस। आगे बात समझ? ठीक है बेटा, रीट मेंस में तो ऐसा है कि सिलेबस देखो पहले, यदि आपके एसएसटी के सिलेबस में है तो काम आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। जो कॉमन जीके हैं उसके अंदर नहीं है। रीट मेंस अभी सिलेबस तो चेंज होंगे रीट मेंस के, तो इसमें एसएसटी प्री में ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन रीट मेंस में तो अभी उठा पटक पड़ी, चिंता मत करो पहले से। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों का वर्णन देखने को मिलता है। कुल सूक्त पूछे तो 731 और कुल मंत्र पूछे तो 6000। अब इसमें देखो, क्योंकि हमने तैयारी की थी ना, हमने जब भी हमारी तैयारी का दौर था ना, इस मंत्र में और सूक्त में हम 3-3 दिन लगा देते थे वेरीफाई करने में कि इस बुक में ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, इसमें आखिर सही क्या है। इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को तो इतना टाइम लगाना ही नहीं है, इसमें हम बहुत माथापच्ची कर चुके हैं और इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए ये जो बताया वो फाइनल है, इतना इनमें से नहीं पूछते सवाल। और 4 किताबें पढ़ोगे, चारों में अलग देखने को मिल जाएगी, इसलिए वहां पे दिमाग लगाना ही मत फालतू का। जहां है सवाल बनते हैं वहां मैं बता देता हूं, बाकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने कि नहीं हमें तो यही करनी पीएचडी इसमें, तो फिर कर लेना, फिर मुझे मत पूछना या मेरे चैनल पे कमेंट करें मत पूछना गुरुजी हमने ये पढ़ा आपने ये बताया, कंफ्यूज हो गए क्या है। तो मैंने जो बताया मेरे को पूछोगे तो मेरे अनुसार सही है, फिर मेरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो, ये जीजीडी फैक्टर नंबर कितना दिया था आप लोगों को? 383वां दिया था। ठीक है, अब ये आप लोगों को वैदिक काल में पढ़ना है, इसलिए इसको इस क्लास में शामिल कर दिया। ठीक है ना, इसको इस क्लास में। अब कल जैसे दिया था वो भी वैदिक काल से संबंधित ही था, वो आगे आएगा अपने। देखो अब इसमें ये क्या है, अपने भारतीय षड दर्शन। षड दर्शन यानी षड यानी 6 और दर्शन यानी जो है आप लोगों को पता ही है, तो 6 दर्शन है, 6 तरह के, उनका जिक्र है। यदि इसको याद करना हो तो एक ट्रिक है, आप लोगों को अच्छी लगे तो याद कर लेना, सान्योवे पुमी उमी, बस ऐसे याद कर लेना तो आपको याद हो जाएगा। देखो सा का मतलब है सांख्य दर्शन, न्य यानी ये न्याय, यो यानी योग, ठीक है, वह यानी वैशेषिक, और फिर पुमी यानी पूर्व मीमांसा, उमी यानी उत्तर मीमांसा। मैंने ऐसे ही याद किया था और मैं आपने अपने याद किए हुए सारे गुर आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है ना, कहते हैं कि एक गुरु जो है अपने शिष्य को अपने से भी होशियार बनाता, तो मैं मेरे जितने गुर है सारे दे रहा हूं कि ये मैंने ऐसे याद किया। आप लोगों को लगे कि आपको डायरेक्ट करना चाहिए तो डायरेक्ट करना, आप लोगों को लगे कि सान्यो वे पुमी उमी मान यादू जी तो कर लियो। ठीक है, अब देखो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता वो कपिल मुनि, अपन कोलायत के अंदर जो है इनके बारे में पढ़ते हैं, बीकानेर कोलायत। न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणद, योग दर्शन के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वेदव्यास या बादरायण कहा जाता है। बादरायण ज्यादा देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे अब 4 वर्ण बताए गए हैं और 4 वर्णों की उत्पत्ति और उनके कार्य से संबंधित जो वैदिक साहित्यों के अंदर उल्लेख मिलता है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्ण क्या है अपने? ब्राह्मण। उत्पत्ति बताते हैं विराट पुरुष के मुख से। ठीक है, कार्य बताते हैं वेदों का अध्ययन और अध्यापन करवाना। वर्ण क्या है? क्षत्रिय। उत्पत्ति बताते हैं विराट पुरुष के भुजाओं से। कार्य क्या है? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना।
वर्ण वैश्य, उत्पत्ति विराट पुरुष के जांघों से, कार्य व्यापारी कृषक या पशुपालन, कृषि या पशुपालन। वर्ण शूद्र, विराट पुरुष के पैरों से, कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। अब ये जो है वैदिक काल में लिखे हुए साहित्य के अनुसार है, कोई भी इसको वर्तमान काल से नहीं जोड़े, इस चीज को ध्यान रखें। अब क्या है कि लोगों की मेंटेलिटी सीधी उधर जाती, सर ये कैसे, तो वर्तमान काल से जोड़ना ही नहीं, अपन को सिर्फ परीक्षा में प्रश्न बन सकता है उसको सही करना है, बस इतना दिमाग लगाना है, बाकी फालतू अनावश्यक दिमाग इसमें लगाना नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट। और ये जो है ये हो चुकी, ठीक है, सोल्ड आउट है, इसमें ध्यान नहीं देना, ये सबका है इसलिए इसके साथ में आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखो ये फैक्ट जो है ये आपको कल परसों ही दिया गया है, कल ही दिया था शायद, है ना। अब ये वाला और ये वाला जो है दो फैक्ट मैंने शामिल कर लिए इसके अंदर, ये आपको दिया था 397 नंबर फैक्ट है, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद कालीन नदियां और उनके प्राचीन नाम। अब देखो यहाँ पे ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, ये यहां से प्रश्न बनते हैं आप लोगों के, पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा। ऋग्वेद 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख मिला है, सबसे ज्यादा, और सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हो, लेकिन सबसे पवित्र नहीं कह सकते आप, क्योंकि सबसे पवित्र जो है वो इसमें सरस्वती नदी को माना गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी, और सबसे ज्यादा उल्लेख है वो सिंधु नदी का मिलता है। गंगा नदी और यमुना का 3 बार जो है, देखो गंगा का तो 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिला है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कहा गया है सरस्वती को। इसे नदी तमा के नाम से भी या देवी तमे के नाम से भी जाना गया है। और एक चीज बताऊं कि आर्यों ने, ठीक है, आर्यों ने वेदों की रचनाएं, यानी कि वेदों की जो ऋचाएं हैं, ठीक है, वेदों की जो ऋचाएं हैं उनकी रचना जो है इस सरस्वती या दृष्टवती नदी के किनारे ही रचना इसके किनारे की है, इसके किनारे की है, ऐसा बताया जाता है। अब ये जो है अपने राजस्थान वन लाइनर के फ्रंट पेज पे भी आज मेरे पास नरसा का फोन आया, क्या गुरुजी एक बच्चे आए थे कुछ यहाँ जो कह रहे थे कि सर उसमें गलत लिखा है। मैंने कहा क्या गलत लिखा है, तो क्या उसमें लिखा है कि सरस्वती नदी के किनारे आर्यों ने रचना की है, गलत लिखा है। अरे टाबर, तुम्हें कोई कोचिंग संस्था वाला कह देता है कि ये ऐसे है, तुम मतलब मान लेते हो, तुम अपने स्तर पे शोध करना कब सीखोगे। मतलब जो आपको जैसे हाके वैसे ही हाके जाओगे, तो फिर 4 पैरों वाले में और अपने 2 पैरों वाले में अंतर क्या रहा। आप अपने लेवल पे शोध कर लिया करो थोड़ा सा कि यहाँ पे ये चीज सही है तो क्यों है, और इस बुक में आई है, सर ने लिखी है तो क्यों लिखी है। अरे बेटा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया और ये तक कहा गया है कि सरस्वती नदी का जल पीकर जो है आर्य कुल के जो लोग थे वो यहाँ पे ऋचाओं की रचना करते थे। अब बताओ गुरुजी गलत देख, अरे डोपा, बस मैं बोलूं तो लागी के मनसर यूं कह दियो, तो तुम्हें जब पता ही नहीं जो चीज उसके बारे में, मतलब किसी ने कह दिया। अब होता ही है कि नई तैयारी स्टार्ट करते हैं, जिसने पहली बार, चाहे वो गलत लिखा हुआ है, पहली बार चाहे कहीं से पढ़ लिया कि ये चीज है, तो वो बस दिमाग में बड़ा बता लेता। अब इसके अलावा यदि कोई सही चीज कहीं पढ़ने को मिल जाए तो उसी वो गलत ठहराएगा। तो ये चीजें है, मैंने कहा सर को, मैंने 2 स्क्रीनशॉट भेजे, मैं कि ये है ऑथेंटिक। और तो क्या वो तो चले गए सर अभी, क्या किताब लेकर गए थे, वो भी कोई बुक स्टॉल पे गए थे नरेंद्र सिंह जी भाटी सर, क्या वो तो चले गए अभी, लेकिन वो ये कह रहे थे, मैं कह रहे थे ना, इस किताब की एक एक लाइन जो है मैंने खुद लिखी है और मैंने प्रूफ वेरीफाई करके फिर दिए। ऑनलाइनर के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जो चीज मैं लिखता हूं वो मुझे पता है कि क्या है। और ये चीजें ये सर्व सिद्ध है। मेरे पास इतिहास के अंदर तुम यदि ऑब्जेक्शन करो, इतिहास के अंदर जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, ऐसे ही नहीं कहता हूं मैं, बार बार मुझे कहने की आदत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई फलानियों ढिकणियों थान कहते कि आ चीज तो कम से कम अपने आधार पे थोड़ा तो देख तो लिया करो कि ये चीज क्या हम कह रहे हैं तो क्यों है, सही है गलत है क्या है। फिर बाद में देखो मेरे तक बात आए, मैं क्लास में यहाँ पे कहूँ, ये अच्छी बात थोड़ी लगती है फिर है। आज भले वो बच्चे भी सुन रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, तो कम से कम अपने लेवल पे शोध कर लिया करो कि ये चीज है। अब सरस्वती नदी से मैं कैसे बता दूं तुम्हें कि सिंधु के किनारे किया है, कैसे बताऊं जब चीज ही ये है, गलत क्यों बताए। ऐसी चीज है, तुम मतलब ढंग की तुम्हें पढ़ने को मिले ना चीज अच्छी और सही वेरीफाइड, उनमें कई बार जो है दोष नजर आते हैं। ये चीजें हैं, ये यहाँ पे गलत चीजें नहीं पढ़ी जाती, तो ये ध्यान रखना। अब देखो ये प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। सतलज को जो है सतुद्री कहते थे,
चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। व्यास को विपाशा, झेलम को वितस्ता, रावी परुष्णी, अभी अपन ने दशराज्य युद्ध पढ़ा इसके लिए, काबुल कुंभा, गोमल गोमती, कुर्रम कुर्मू और गंडक सदानीला। और देखो एक चीज बात मजे की कि यहां पे ये मिलेगा, एक नदी सूक्त है ऋग्वेद के अंदर, एक नदी सूक्त है, उसके अंदर अंतिम वर्णित नदी पूछेंगे तो ध्यान रखना गोमती नदी है। इतनी तुम्हें डिटेल बता रहे हैं। आ तो सही दिए पेन, आई नहीं दिखे गए, व्हाइट ले लूं, येलो ले लेते हैं। अंतिम वर्णित नदी तुम्हें पूछे तो वो गोमती है, ठीक है, ध्यान रखना। सरस्वती बता दी, सिंधु बता दी, गोमती बता दी, और बाकी के ये नाम पूछे जाते ये बता दिया। गंगा का 1 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार उल्लेख है, और बस। और फिर कह रहा हूं कि ऋग्वेद की और मतलब इन वेदों की ऋचाओं की रचना जो है सरस्वती यानी प्राचीन दृष्टवती के किनारे हुई थी, ठीक है। ये चीजें जो है भैया सिद्ध हो चुकी है। ले अब स्क्रीनशॉट क्या, ये देखो, ये पढ़ना है। अब देखो ऋग्वेद में उल्लिखित जो है शब्द, इसके बारे में भी प्रश्न बनता है, ठीक है, इसके बारे में बनते हैं। इंद्र का सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया देवताओं के अंदर, इंद्र का सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया है और वो 250 बार है। उसके बाद में अग्नि का किया गया है 200 बार है, वरुण का 30 बार है, सभा 8 बार, समिति 9 बार और विदत 122 बार। अब इनसे और भी प्रश्न बनते हैं, सभा समिति और विदत से और भी बनते हैं, जो कल वाली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ऐसे ही मैं मतलब सिर्फ टोर उतारने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, पर पढ़ेंगे व्यवस्थित एक एक चीज, ठीक है। तो सभा समिति विदत अभी तो बहुत बाकी है, कई चीजें जो है कल पढ़ेंगे अपन इसमें, अभी ये पढ़ लो। गंगा का देखो कितनी बार, 1 बार, यमुना का 3 बार, गण शब्द का 46 बार, कृषि का 33 बार और आर्य भी 33 बार। आर्य बताया ना, आर्य का उल्लेख भी कितनी बार है, 33 बार। सोम का 144 बार, शूद्र का 1 बार, पृथ्वी का 1 बार, ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य का 1 बार, और यहां पे ये क्या लिखा हुआ है देखो, और यहां पे ये अपने सूर्य, इसका 23 बार, ठीक है। यहां पे ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये यहां पे ध्यान रख लेना। चलिए, ठीक है, ये फैक्ट से देख लेना आप, और टेलीग्राम पे फैक्ट दिया हुआ है उससे और कंफर्म कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ यहां पे आज की क्लास पूरी होती है। अब जैसे ही वैदिक काल पूरा हो जाए, आप लोगों को जाना है जीजीडी ऐप के अंदर। अभी भी पूछते हैं बच्चे, सर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करा है? जीजीडी ऐप पर जाओ, रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट बनाओ, और वहां पे दे रखी है टेस्ट सीरीज, जाके ज्वाइन करो। 1 साल और 3 महीने यानी कि दिसंबर 2025 तक इसकी एक्सपायरी डेट क्या दी है, ये एक्सपायर कब होगी, दिसंबर 2025 तक ये जो है रहेगी। अब जो जितना लेट ज्वाइन करेगा उसमें उसे उतनी कम समय के लिए मिलेगी। और आप लोगों को कॉम्बो भी दे रखे हैं, कॉम्बो में ज्यादा प्रेफर करें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। हजारों हजार प्रश्न और उसके बाद में उनकी व्याख्या, जब सबमिट कर दोगे व्यू सॉल्यूशन देखोगे तो व्याख्या भी मिलेगी। और इस बार तो हमने हिंदी की भी दी है आप लोगों को, इंग्लिश की भी दी है, साइको की भी दी है, सारी सुविधाएं दी है इस बार, ठीक है। और ये रहा अपना टेलीग्राम चैनल, गौरव ज्ञान धारा के नाम से है, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही है। ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे, बार बार कहना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइनर में बेटा और भी कुछ मिलेगा तुम्हें, क्योंकि क्लास में क्लास जो एक समझाने का लेवल होता है उस तरीके से चलते हैं। ऑनलाइनर में ये चीजें मिलेगी आप लोगों को सारी, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं कि अभी तो मैं उस पर और वर्क कर रहा हूं, और उसके बाद में जैसे सहारनिया वगैरह वो सब चीजें ऑनलाइनर के अंदर मिलेगी। फिर क्लास में जो एक्स्ट्रा मिले वो ऑनलाइनर में लिख देना, ऑनलाइनर में ही एक्स्ट्रा हो तो बढ़िया बात है। तो वो चीजें आप लोगों का बेस बनेगी, वो जो एक ऑनलाइनर आ जाएगी ना आपके पास में, उसमें ही एक्स्ट्रा जानकारी लिखने के लिए बहुत जगह होगी, आप लिखते जाओगे, आप लोगों का बेस बन जाएगी, और उसको ही रिवाइज करना रहेगा बार बार, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, कल 8 बजते ही फिर से जुड़ जाना, बार बार कहना नहीं पड़ना चाहिए। और जितने भी अपने रीड से पढ़ने वाले एसएसटी के जितने विद्यार्थी हैं, ये संभव बैच की क्लासेस उन तक पहुंच जानी चाहिए, सूचना उन तक पहुंच जानी चाहिए। आज की क्लास देख लो आप, बिना मतलब लाइव चैट पे अपन ध्यान दिए बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़े, चाहे यूट्यूब पे आप देख लो, ऐसी क्लासेस वापस मिलने वाली नहीं है। तो अब मिलेंगे अपन कल पशु परिचर का भी अपन जो है रिवीजन सेशन देने वाले, शेड्यूल की हुई क्लास टाइमिंग देख लेना, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा,
ठीक है, मिलते हैं साथियों अगले बैच में, बैच कह रहे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।